एक दिन भी हमें छुट्टी नहीं लेनी, वो नहीं करना, बर्नआउट नहीं होना। बाकी सबका टाइम मैनेजमेंट ठीक चल रहा है? नहीं। टाइम मैनेजमेंट में स्क्रीन टाइम का कितना रोल है? टाइम मैनेजमेंट ना हो पाने में स्क्रीन टाइम का कितना रोल है? काफी बड़ा रोल है। तो फिर तो आंसर पता ही है आपको। मैंने कल इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया पहली बार अपने फ़ोन में। मैं कभी चलाता था आज से 6-7 साल पहले। सो बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह और थोड़ा सा और पेजेस लाइक करने एंड एवरीथिंग, तो मैंने इंस्टॉल किया। बट अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि मेरे को आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं चलाया ही नहीं कई साल तक। फेसबुक चलाए मुझे 10-12 साल हो गए हैं। अब आफ्टर 3-4 मंथ्स आई लॉग इन वंस, और उसमें देख लेते हैं पिछले 3-4 महीने में क्या हुआ है, क्या क्या रिक्वेस्ट आई हुई है, वो किया और फिर लॉग आउट कर दिया। बट इफ़ यू डू इट ऑन अ डेली बेसिस, तो आपका दिमाग तो वहीं पे ऑक्यूपाइड है ना। यही है चैलेंज, और तो कुछ नहीं है। सारी बात विल पावर पे आ जाती है एंड में। नहीं तो 9 से 4:30 तो यहीं बच गया आपको। 4 से 5, 4 घंटे निकल जाते हैं रोज के। हाँ तो ठीक है, गुड इनफ। आपको पता नहीं चल रहा है अभी फर्क पड़ रहा है, पर वो अचानक पता लगेगा। लीनियर नहीं होती ग्रोथ ना हमारी, लीनियर नहीं है कि आपको रोज थोड़ा 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 फर्क पता लगेगा, ऐसा है नहीं। आपको बहुत देर फर्क नहीं पता चलेगा, फिर अचानक आपको लगेगा कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। वो स्टेज आने में बहुत टाइम लग जाता है। कंपाउंडिंग वाला प्रिंसिपल है। पहले बहुत देर आपको रिजल्ट ही नहीं दिखेगा, बट सडनली देर इज अ जंप। और वो सडन जंप तब आएगा अगर आप लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहो। नॉलेज कंपाउंडिंग ऐसे ही वर्क करती है। जनरली वो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो 8 से 10 महीने बाद हिट करता है। अगर आपने बिल्कुल ब्रेक नहीं डाला स्टडीज में, तो 8 से 10 महीने बाद सडनली आपके अंदर वो पॉइंट आता है। जैसे अभी लेटर से आप आंसर नहीं लिख रहे, कभी बीच में लिखने लग जाते हो, कभी नहीं लिखते, बट आपने क्लासेस की रूटीन और सेल्फ स्टडी की रूटीन बना के रखी। सो अभी आपको 3-4 महीने हो गए, मे बी 4-5 मंथ्स डाउन द लाइन, आगे पीछे भी हो सकता है, आपको सडनली कोई आंसर लिखते हुए अचानक रियलाइज होगा कि ये तो मैंने रिसेंटली नहीं पढ़ा हुआ, ये पता नहीं कहाँ पढ़ा था, बट ये यहाँ पे फिट हो गया। वेन दैट स्टार्ट्स टू हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली, तो वो होती है जब आपको रियलाइज होता है कि आई एम ऑलमोस्ट देयर। सडनली होता है वो। इसीलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि आपकी तैयारी 1-1% रोज बढ़ रही है। शो नहीं होती वो। दैट इज हाउ इट इज। और ज्यादातर लोग उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पहुंचने तक पेशेंस लूज कर जाते हैं। बस वो नहीं करनी होती। आपको भरोसा रखना होता है कि हाँ, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। एंड सडनली व्हेन यू रीच देयर, उसके बाद कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको। ये भी बड़ी मजे की बात है। आपने देखा होगा जो कैंडिडेट एक बार उस स्टेज पे पहुंच गए कि उनका प्री क्लियर हो रहा है, फिर होता ही जा रहा है, मेंस क्लियर हो रहा है, फिर होता ही जा रहा है, बिकॉज दे हैव रीच दैट पॉइंट। फिर उनको अचानक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, आज तक हमने जितना पढ़ा था वो सब अंदर ही है, बस वो निकलेगा किसी तरह से। जैसे ही वो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं चाहिए होगी, फिर आपको कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहिए होगी। देन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ बस अंदर इकट्ठा हो रहा है। दैट इज रियली गुड फीलिंग। बट वो हम बता नहीं सकते, वो बस आती है। बस उस टाइम तक के लिए पेशेंस चाहिए होती है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, सिविल सर्विसेज में इट इज ऑल द मोर रेलिवेंट। क्या हुआ? हाँ जी, किसी और को कोई बात शेयर करनी हो, यू कैन आस्क एनीथिंग हियर। आपको पता है ना, ये कोई ऐसा बड़ी हैवी सी एकेडमिक बातें करनी जरूरी नहीं है। यू कैन आस्क मी एनी डाउट यू हैव। वी आर ट्राइंग टू बी योर मेंटर्स। ऐसे नहीं कि ये डाउट तो बड़ा अजीब सा लगेगा बोलने में, ये तो बातें तो कभी हुई नहीं होंगी, हमारे साथ सब कुछ हो रखा है। दे यू कैन मीट आफ्टर द क्लास ऑल्सो, किसी भी टीचर से, अगर आपको यहाँ नहीं बात करनी है। बट इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि यू एड्रेस इट। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं, ये तो बताएंगे नहीं, ये तो पूछेंगे नहीं, ये तो किसी के साथ नहीं होता होगा। सब कुछ सबके साथ होता है। बस जिसने पूछ लिया, बाकी आधे लोगों के भी क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं कि शुक्र है इसने पूछ लिया, हमारा भी यही डाउट था। कोई नो, हेल्थ का इशू आ सकता है, मेंटल हेल्थ का इशू आ सकता है,
आजकल आदत नहीं रही ना हम लोगों को वो एफर्ट से लगाने की, तो वो प्रॉब्लम है। और अटेंशन स्पैन बड़ा छोटा हो गया है। आप तैयारी जब बहुत देर कर लोगे ना, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आप आसपास के लोगों से कितना डिफरेंट होते जा रहे हो, धीरे 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 बहुत डिफरेंट होते जा रहे हो। बट बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। लोगों को शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ गई है, पर आपका अटेंशन स्पैन इतना बढ़ जाएगा पढ़ाई करते करते कि आपको 3 घंटे की मूवी में भी शायद एक बार भी ध्यान इधर उधर ना जाए। दैट कैन हैपन टू यू। टेस्ट मैच से लोग T20 पे पहुंच गए हैं ऑलरेडी, पर आप टेस्ट मैच की तरफ जा रहे हो। योर अटेंशन स्पैन इज इंक्रीजिंग अगर आप पढ़ रहे हो रोज इतना इतना इतना। यही चाहिए होता है। नहीं तो वो लोग होते हैं जो सीधा एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। यू डोंट वॉन्ट टू बी दैट। तो वो पढ़ाई अपने आप इंश्योर करती है कि आप बाकी लोगों से ऑलरेडी ऊपर उठ रहे हो। बट इट इज डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। चल पड़ा। चलो, आज काफी कुछ आया हुआ है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, है ना। फोटो सेज इट ऑल। व्हाट डज द फोटो से? क्या शो करती है ये फोटो? ऑल वेदर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये जो बियर हग है ना, दिस शोज इंडिया रशिया रिलेशनशिप हैज बीन एन ऑल वेदर रिलेशनशिप। इंडिया रशिया रिलेशनशिप कोल्ड वॉर के टाइम से शुरू हुई है। शुरू शुरू में हमने कोई साइड नहीं ली थी, हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन की थी। लेकिन 1965 वॉर के दौरान और 1971 दोनों वॉर जो हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी, उन दोनों में पाकिस्तान यूएसए की साइड चला गया। पाकिस्तान नॉन अलाइंड नहीं था, पाकिस्तान ने यूएस कैंप ज्वाइन कर लिया। तो मजबूरी में हमें यूएसएसआर कैंप, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि कैंप ज्वाइन करना पड़ा, बट हमने उनके साथ ट्रीटी साइन की। 1965 की वॉर में यूएस से एक PL-480 प्रोग्राम चलाता था। पता है किसी को? यूएस एक प्रोग्राम चलाता था PL-480, जिसके अंडर वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को कोई ना कोई गुड्स देता था फ्री में। इंडिया को वीट देता था। इंडिया आज दुनिया का वीट बोल बना हुआ है, हम किसी टाइम पे वीट इंपोर्ट करते थे। तो यूएस इंडिया को वीट देता था। तो 1965 वॉर में यूएस साइडेड विद पाकिस्तान। तो यूएसए ने इंडिया को हिंट्स दे दिए कि भाई हमारे पास वीट नहीं है, तुम अपना देख लो। एंड वी रियलाइज्ड कि हमें खाने के लिए मांगना पड़ रहा है किसी से। तो उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था ना, जय जवान जय किसान। तो जय जवान का मतलब कि अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना है हमने डिफेंस में, किसी से मांगना नहीं पड़े हमें, डिफेंस एटलीस्ट। और जय किसान मतलब फूड के बेसिस पे हमें इंडिपेंडेंट बनना है। दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि उससे अगले ही साल, इनफैक्ट उसी साल हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की तैयारी शुरू कर दी थी। MS स्वामीनाथन को भेज दिया यूएसए में कि जाओ सीख के आओ, मैक्सिको में भेज दिया, जाओ सीख के आओ, हमें फूड बोल ऑफ द वर्ल्ड बनना है। और उससे अगले 6-7 साल में बाय 1972-73 हमारी फूड प्रोडक्शन 4 टाइम्स हो चुकी थी। तो अगर हम 100 टन प्रोड्यूस कर रहे थे, 400 टन हो चुका था फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाला इंसिडेंट हुआ PL-480 वाला। तो यानी कि इंडिया और यूएस की आपस में नहीं बनी इस टाइम पे। 1971 वॉर में वो एक स्टेप और आगे चले गए। अब 65 वाली वॉर पाकिस्तान हार चुका था, 71 वाली वॉर भी वो हारने के कगार पे थे। तो यूएसए सेंट इट्स फ्लीट इन द इंडियन ओशन। इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने अपनी नेवी फ्लीट भेज दी पूरी की पूरी। तो इंडिया ने देखा कि भाई हम यूएस का मुकाबला तो नहीं कर सकते, पाकिस्तान को तो हम हरा देंगे, बट इट हैज टू बी अ स्केयर एंड स्केयर 1:1 फाइट। कि भैया तुम अपने बड़े भाई को बुला लाओगे तो हमें भी अपने बड़े भाई को बुलाना पड़ेगा। सो वी वेंट टू यूएसएसआर। सो इंडिया वेंट टू यूएसएसआर एंड देन यूएसएसआर सेंट इट्स फ्लीट इन द सेम ओशन, इंडियन ओशन। तो यूएसए और रशिया सामने आए, वापस चले गए, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर तो हो नहीं सकती थी, दोनों वापस चले गए। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान चैन से लड़ पाए और हम उन्हें आराम से हरा पाए। तो उन्होंने एक अनफेयर एडवांटेज शो की, तो हमने भी शो कर दी। सो इन 1971 वी प्रॉपरली साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर, जिसकी ड्यूरेशन थी 20 साल, यानी कि अंटिल 1991।
जिसे अगर देखा जाए तो बड़े मजे की बात है, एज इफ वी ऑलरेडी न्यू कि यूएसएसआर की लाइफ बस 20 साल ही बची है। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो ट्रीटी का जो टाइम था वो भी 1991 में खत्म हो गया। उसके बाद हमने फिर बाद में अलग से ट्रीटी साइन की, 2000 में अलग से की, 2010 में अलग से की, एंड नाउ वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस, रशिया, जो कि हाईएस्ट लेवल की पार्टनरशिप होती है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सारे सेक्टर्स कवर करती है, डिफेंस, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, कल्चरल टाइज, सब कॉम्प्रिहेंसिव। स्ट्रेटेजिक का मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। हम दो वर्ड यूज करते हैं आईआर में, एक स्ट्रेटेजिक, एक टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक जब कोई भी चीज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोची जा रही हो, टैक्टिकल जब शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोची जा रही हो। तो हमारी रशिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के खिलाफ जितने भी रेजोल्यूशंस कभी इंट्रोड्यूस हुए हैं कश्मीर इशू पे, उसे हमेशा रशिया ने वीटो किया है, क्योंकि रशिया एक परमानेंट मेंबर है। तो रशिया ने हमेशा इंडिया को बचाया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसलिए हमारे सबसे बुरे टाइम में जब यूएसए हमारे अगेंस्ट था तो रशिया हमारे साथ था। इसीलिए आज जब रशिया पे सबसे बुरा टाइम चल रहा है तो हम उनके साथ हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑल वेदर रिलेशनशिप। तो ये जो हग है, दिस इट सिग्निफाइज दैट कि भाई तुमने हमारा बुरे टाइम में बहुत साथ दिया है, हमें वॉर्स जिताई हैं, हमें इंटरनेशनली सैंक्शन होने से बचाया है, तो अब तुम्हारी बारी है, तो वी आर सपोर्टिंग यू। हाउ आर वी सपोर्टिंग रशिया? क्रूड ऑयल परचेज, वेरी गुड। हम इस टाइम रशिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल परचेजर हैं, उसके बाद चाइना का नंबर आता है। तो विन विन रिलेशनशिप है। रशिया को बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि रशिया का ऑयल और कोई नहीं खरीद रहा, सैंक्शन लगे हुए हैं उस पर, हम खरीद रहे हैं और बहुत दबा के खरीद रहे हैं। हम अपने टोटल क्रूड ऑयल का कितना परसेंट इंपोर्ट करते हैं? कोई परसेंटेज? जैसे अगर इंडिया में हम 100 लीटर पेट्रोल यूज कर रहे हैं, उसमें से कितने लीटर बाहर से आया हुआ है? कोई भी एक नंबर, उससे आपको पता चलेगा कि इंडिया कितना डिपेंडेंट है या कितना इंडिपेंडेंट है ऑयल के लिए। 60 to 80%, तो बहुत बड़ी ब्रैकेट है। 88%, 88%। पिछले साल का 2023 का इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट इज 87.8%। यानी कि हम अपना जो खुद ऑयल निकालते हैं वो सिर्फ 12% के आसपास है, जो कि कहाँ निकलता है? असम में निकलता है, डिगबोई के आसपास, और बॉम्बे हाई से निकालते हैं, और कहीं से भी नहीं है। तो यहाँ पे है ही नहीं क्रूड ऑयल के रिजर्व्स उतने, तो हम इतना बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं। तो हम अपने लिए इंपोर्ट करते हैं, पहली बात। दूसरा, हम और ज्यादा, इससे भी ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। फिर हम रिफाइन करके उसे आसपास की छोटी छोटी कंट्रीज में फिनिश्ड पेट्रोलियम गुड्स की तरह बेचते हैं। आप इंडिया का अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बास्केट देखो तो इंपोर्ट्स में क्रूड ऑयल टॉप 5 में आता है, एक्सपोर्ट्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टॉप 5 में आते हैं, जो कि बड़ी अजीब बात है कि हमारा इंपोर्ट भी सबसे बड़ा वो है, एक्सपोर्ट भी वैसा सही है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी ज़बरदस्त है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज इंडिया में बनी हुई हैं जो कि आसपास की छोटी छोटी कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती, लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान को नहीं देते हम, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सबको हम पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल एक्सपोर्ट करते हैं, और बीच में जो प्रॉफिट होता है थोड़ा सा हम कमाते हैं। तो अपने लिए मंगवाया, यूज किया अलग, फिर एक्स्ट्रा मंगवाया, रिफाइन करके दूसरी कंट्रीज को बेच दिया, फिर और एक्स्ट्रा मंगवाते हैं अगर डिस्काउंट पे मिलता है तो, और उससे हम अपने रिजर्व्स को भरते हैं। वी हैव रिजर्व्स जिन्हें हम कहते हैं एसपीआरस। कर चुके हैं हम इसके बारे में बात? कहां कहां पर है बताओ? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, एसपीआरस, इंडिया में 3 जगह पे हैं, चौथी जगह प्रपोज्ड है। कभी नहीं की हमने इसके बारे में बात। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं, जैसे टैंक कितना ही बड़ा हो सकता है, कोई टैंक बनाना है आपने, जैसे पानी की टंकी हम छत पे स्टोर कर लेते हैं, क्रूड ऑयल स्टोर करना है आपको, और इंडिया में क्रूड ऑयल कंजम्पशन कितनी होगी हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। इट्स लाइक मिलियंस ऑफ गैलन्स, मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे। एक बैरल में कितने लीटर होता है?
ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। एक बैरल में हाउ मेनी लीटर्स? ये आज से 7-8 साल पहले पीसीएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कैन यू इमेजिन? 2013 या 14 के प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन अ बैरल? 159। ऑड सा नंबर है, नॉट इजी टू रिमेंबर। जो वो एक ड्रम नहीं आते स्काई ब्लू कलर के, दैट्स अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ बैरल। बैरल उसी को बोलते हैं हम। तो इंडिया में उसका 220 लीटर स्टैंडर्ड है, बट ग्लोबल स्टैंडर्ड इज 159 लीटर्स। और ये 159 लीटर्स क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनली ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो बैरल्स के अकॉर्डिंग सारी शिप्स और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइंड है, तो उसको उतने साइज का बनाया गया एंड दैट हैज बिकम अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो अगर आप क्रूड ऑयल का रेट पढ़ते हो कि जी $80 पर बैरल है, $100 पर बैरल है, सो यू नो इट इज 159 लीटर्स पर बैरल। तो हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए हुए हैं, जस्ट लाइक फॉरेक्स रिजर्व्स, कि कभी कोई वॉर हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमारे पास अपने यूज के लिए कितने दिनों का तेल है। आज की डेट में हमारे पास 11 से 12 दिन का रिजर्व है सिर्फ। यानी कि अगर क्रूड ऑयल आना बंद हो जाए इंडिया में तो हम 11-12 दिन संभाल सकते हैं ओनली, बट वी आर बिल्डिंग कैपेसिटी। तो अभी के लिए हमारे पास पडूर में है, पडूर इज इन कर्नाटका, और हाँ जी बेंगलोर में विशाखापट्टनम विच इज इन आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये होगा हमेशा कोस्ट के पास ही। कोस्ट के पास होने का रीजन ये है कि एक तो रिस्क कम हो जाता है थोड़ा सा, और दूसरा ये कि इंपोर्ट कर रहे हैं हम ज्यादातर, तो वहीं से आएगी वो का जो टैंकर्स आते हैं वहीं से भर देंगे उसको। सो सेकंड इज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। थर्ड इज चंदीखोल, चंदीखोल विच इज इन ओडिशा। ये भी बन भी रहा है अभी। एक और है जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, पडूर, विशाखापट्टनम, चंदीखोल, शायद मैंगलोर ही है। यू आर राइट, देखता हूँ। तो अभी के लिए हमारी ये जो कैपेसिटी है वो 10-12 दिन के आसपास है, बट हमने ये सोचा हुआ है कि इसको हमने 30-35 दिन के बराबर बनाना है। ठीक है जी, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं दे आर विशाखापट्टनम, पडूर, हाँ मैंगलोर, बिल्कुल सही बोला था आपने, मैंगलुरु, मैंगलुरु। और इन्हीं में कुछ लोकेशंस पे दूसरा दूसरा रिजर्व बन रहा है। अब ये रिजर्व इतने बड़े होते हैं कि इनके लिए टैंक नहीं बनाया जा सकता। टैंक कितना बड़ा बना लोगे? मतलब बाय दैट कैलकुलेशन जितना चंडीगढ़ का एक सेक्टर है, इससे भी बड़ा आपको टैंक बनाना पड़ेगा। तो वो टैंक की कंस्ट्रक्शन में ही बाजे बज जाएंगे। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज, जमीन के अंदर कैविटीज होती हैं जिन्हें कैवर्न्स कहते हैं। कैवर्न, हाँ टैवर्न तो नहीं कहते, कैवर्न्स कहते हैं, गुफा जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर एक वाटरप्रूफ लाइनिंग कर देते हैं स्प्रे करके, उसके अंदर तेल भर देते हैं सारा, विच इज सेफ। तो मिलियंस ऑफ बैरल्स कैन बी फिल्ड इन दोज कैवर्न्स। तो इन 4 जगहों का नाम आप लोग याद रखेंगे। तो हमने क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया उनसे। फिर यूएसए ने हमें बोला कि इनसे डिफेंस आइटम्स मत खरीदना, बट वी आर स्टिल परचेजिंग इट। हमारे ऊपर सैंक्शन भी लग सकते हैं, पर फिर भी हम परचेज कर रहे हैं। क्या क्या परचेज किया हुआ है हमने रशिया से पिछले कुछ टाइम में? S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स, जो कि डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम है, ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव है। कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है तो हवा में 400 किलोमीटर की दूरी तक ये उसको उड़ा देता है। दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स में से एक है। तो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम्स। इसके अलावा सबमरीन्स में वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ड्रोन्स भी हमने वहाँ से मंगवाए हैं। सुखोई 30 MK1 जो हमारा स्टेल्थ फाइटर जेट है वो इनके साथ पार्टनरशिप में है। ब्रह्मोस मिसाइल इनके साथ पार्टनरशिप में है। तो वी हैव गुड डिफेंस पार्टनरशिप। तो अभी ब्रिक्स की मीटिंग पे गए हैं, लेकिन रशिया इज नॉट द मेजर टॉपिक देयर। तो ब्रिक्स फुल फॉर्म
चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें 5 नए कंट्रीज कौन कौन से हैं? इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। एक कौन सी कंट्री है जो बैकआउट कर गई थी? अर्जेंटीना। प्रो यूएस है वो थोड़े से। तो ये 5 नए मेंबर्स हैं। तो अभी ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है रशिया में, यहाँ पे मोदी गए हैं। द मेजर इशू इज चाइना। 4.5-5 साल के बाद पहली बार आज बायलैटरल समिट होगी इंडिया और चाइना की, क्योंकि बॉर्डर स्टैंड ऑफ के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है। फाइनली बोथ द साइड्स हैव अग्रीड कि हम प्री 2020 पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। इंडिया यही मांग रहा था। अदरवाइज चाइना की एक बड़ी क्लेवर स्ट्रेटजी है। चाइना कहता है 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक। ये कहा जाता है 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, कि आप साथ वाली कंट्री का एरिया थोड़ा इंक्रोच कर लो, उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम बीत जाने दो, उनको थका दो। लाइक डोंट एंगेज इन वॉर, उनको थका दो, इतना थका दो कि वो कहे यार चलो कुछ तो वापस करो। एंड द मोमेंट दे अग्री टू दैट, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। इन द एंटायर प्रोसेस यू एंड अप गेनिंग सम टेरिटरी। ये चाइना बहुत सारी कंट्रीज के साथ कर चुका है, लेकिन हमने डे 1 से एक ही बात बोली है और 4.5 साल से हमने वही बनाए रखी है कि वी गो टू द प्री 2020 लोकेशन, फुल स्टॉप। इसीलिए आज तक डीजीएमओ लेवल पे 50 बार बात हो चुकी होगी, बट वी हैव नॉट चेंज द स्टांस कि चलो कुछ तो सीड कर दो। बंदा थक जाता है ना नेगोशिएशन कर करके, अक जाता है कि बस बहुत हो गया यार, चलो ये एरिया तो छोड़ दो, कम से कम ये तो छोड़ दो। द मोमेंट यू से दैट, इट लुक्स लाइक कि एग्रीमेंट हो गया, लेकिन दूसरी साइड पूरा एरिया खाली तो नहीं कर रही ना, थोड़ा सा खाली कर रही है, और फिर बस वही कब एलओसी बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अड़े ये रहना चाहिए कि या तो तुम जाओ भाई यहीं बैठे रहो, फिर तुमने एनक्रोच तो कर ही लिया है, या तो फिर यहीं बैठे रहो। अगर वापस जाओगे तो सारा खाली करके जाओगे। यू डोंट गिव एन इंप्रेशन ऑफ रेजोल्यूशन विदाउट एक्चुअली रिजॉल्विंग इट। तो ये चाइना की स्ट्रैटेजी है, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक। इसको आईआर की लैंग्वेज में एक और टर्म बोला जाता है, सलामी स्लाइसिंग। थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है वो इससे, लेकिन ये आईआर की भाषा में बोला जाने वाला एक टर्म है सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग क्या होती है? जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको शायद पता होगा, जब आप किसी चीज को काटते हो, खाने वाली चीज को, तो आप बहुत पतले, जैसे खीरा काटते हैं हम, बहुत पतला पतला खीरा काटते हैं, तो सलामी वैसे कटती है जब नॉनवेज में कटती है। तो सलामी स्लाइसिंग मतलब कि आप किसी बड़ी चीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसके 1000 टुकड़े कर दो। जैसे पाकिस्तान यूजेस दिस स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर तो जीत नहीं सके, 65 में नहीं जीत सके, 71 में नहीं जीत सके, कारगिल नहीं जीत सके, तो अब उन्होंने टेररिस्ट अटैक शुरू किए कि हजारों टेररिस्ट अटैक होंगे तो इनके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगी, इनका मोरल टूट जाएगा, बट दैट हैज नॉट हैपेंड ऑफ कोर्स। इसे बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। चाइना भी ऐसा करता है, और चाइना उन कंट्रीज के साथ इस चीज में सक्सेसफुल है जो उससे बहुत छोटी हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, भूटान हो गया बेचारा, नेपाल हो गया, उनके साथ वो थोड़ा सा एरिया अगर इंक्रोच कर लेते हैं तो वो क्या ही कर लेंगे। बट विद इंडिया इट्स टोटली डिफरेंट। इंडिया और चाइना काफ़ी हद तक सिमिलर हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी एंड व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री। तो इसलिए हम उन्हें वो रेजिस्टेंस दे सकते हैं, और हमने दी। तो फाइनली 4.5 साल बाद दे हैव अग्रीड कि भाई हम प्री 2020 पोजीशन पे चले जाएंगे, यानी कि वी विल रिस्टोर स्टेटस को एंटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। सो दे वर डिमांडिंग restoration of status quo. China was demanding status quo, India was demanding status quo ante. दोनों में क्या फर्क हुआ? ये एक टर्म है जो आपके मेंस के क्वेश्चंस में आ सकती है। फर्क ये होता है, स्टेटस को का मतलब होता है कि जो अभी स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। तो चाइना कह रहा था कि मेंटेन द स्टेटस को, तो अभी जहां बैठी हैं फोर्सेस वहीं बैठी रहे, बट चाइना ने तो एनक्रोच कर रखा है। हाउ कैन वी अलाउ दैट? तो स्टेटस को मींस अभी जो स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। स्टेटस को एंटी का मतलब होता है स्टेटस बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन। सो इंडिया वाज डिमांडिंग स्टेटस को एंटी, दैट इज स्टेटस बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन। तो जब वो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था 2020 में, उससे जस्ट पहले जो सिचुएशन थी, यानी कि तुम अपने एरिया में जाओ, हम अपने एरिया में जाएंगे, और जो बीच वाला एरिया है जिस पे अभी कोई सहमति नहीं है, वहां पे तुम भी पेट्रोलिंग कर लो, हम भी कर लेंगे। दिस वाज द अग्रीड पॉइंट जो पिछले कई सालों से चल रहा था।
कि ये कॉमन पेट्रोलिंग है, वही पेट्रोलिंग एरिया में आके तुम अपने झंडे गाड़ लोगे, पोस्ट बना लोगे, तो वो अलाउड नहीं है। सो दे हैव अग्रीड टू गो बैक। और जिन जिन एरियाज पे डिस्प्यूट था, वेरी इंपॉर्टेंटली, एक तो है देप्सांग प्लेन्स, ये आपने नाम याद रखने हैं। एक है देप्सांग एरिया, अभी इन्होंने कहां कहां पे अग्री किया है, गलवान पे भी अग्री कर गए हैं, कहां लिखा हुआ है? हाँ जी, नहीं नहीं, उन सब जगह पे तो है स्टैंड ऑफ। अग्री कहां पे किया है इन्होंने कि हम बैक ऑफ करेंगे? एक तो देप्सांग में किया है, देमचौक, हाँ, दोनों डी से थे। हाँ, देप्सांग नॉर्थ में है। फिलहाल ये दो जगह पे वो अग्री कर गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एरियाज हैं। हॉट स्प्रिंग इज देयर, गोगरा वैली इज देयर, गलवान वैली इज देयर, पेंगोंग सो, ये सभी एरियाज पे डिस्प्यूट है। बट अभी ये दो पे अग्रीमेंट बना है। अब तक चाइना ने इस कंटेक्स्ट में जो भी किया है, हमने भी वही किया है। उन्होंने अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बॉर्डर के पास, हमने भी बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मिलिट्री प्रेजेंस कर ली, हमने भी कर ली। बट ये कितना डेडली है, दोनों कंट्रीज के पास इतनी जबरदस्त मिलिट्री है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो किसी भी वक्त अगर एस्केलेशन हो गई तो कोई रोकने वाला नहीं है। सो बोथ द कंट्रीज had 50 to 60,000 troops each on the borders. Have actually, not had, they still have. हमने इतने सारे ट्रूप जम्मू एंड कश्मीर से मूव करके लद्दाख में ले गए थे हम। तो 50 to 60,000 ट्रूप्स ईच इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में स्टेशनड है। तो बहुत ही जबरदस्त स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है। और अच्छी बात है, अगर सर्दियां शुरू होने से पहले ये रिजोल्यूशन हो जाएगा, बेचारे वो जो 50,000 सैनिक वहां ठंड में मरेंगे नहीं तो वापस आ जाएंगे। वहां पे कुछ मिनिमल प्रेजेंस रखेंगे हम, 5-7 हज़ार सोल्जर जो होते हैं, पूरा खाली नहीं कर देंगे, कुछ नहीं पता चलता चाइनीज का। सो बट नॉट 50-60,000। 50-60,000 इज लाइक वॉर की तैयारी, कि कभी भी सेंटर गवर्नमेंट से ऑर्डर आ जाए एंड यू हैव टू शूट, वो सिचुएशन हो जाती है। वही चाइना ने कर रखा था। तो नाउ देयर इज अ ब्रेक थ्रू। और इसमें एक बड़ा हाथ जो है, देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग न्यूज है। गवर्नमेंट लुक्स एट ऑप्शंस एज बिजनेस माउंट्स प्रेशर फॉर चाइना डीलिंग्स अगेन, कि बस ठीक है, बहुत देर हो गई, अब 4-4.5 साल चाइना के साथ ट्रेड बहुत ज़बरदस्त है हमारा, कि और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इंडिया की इकोनॉमी इतनी बूम कर रही है, तो अपना बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करो किसी ना किसी तरह, तो हमें अपना बिजनेस चलाने दो। सो बिजनेस कम्युनिटी, ये जो एसोसिएशंस बनी होती हैं, जैसे फिक्की हो गई, एसोचैम हो गई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज ने मिल के प्रेशर ग्रुप्स बनाए होते हैं। तो इन्होंने सरकार पे प्रेशर डाला कि भाई सॉल्व करो इशू को, हमें बिजनेस चलाना है, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तो यही बात चाइना के बिजनेसेस भी उनको बोल रहे हैं कि भाई इंडिया इज सच अ ह्यूज मार्केट, और चाइना की जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है, पूरी दुनिया में डिमांड है नहीं इतनी, इंडिया में बहुत है, इंडिया में लोग बहुत हैं डिमांड जनरेट करने वाले। एक दिवाली सीजन में एटलीस्ट 80 से 100 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हो जाता है इंडिया में। अगर चाइना की तरफ से इंपोर्ट खुला हो यहाँ पे, तो चाइना को भी तो कितना फायदा है उससे। तो 4 सीजन निकल गए हैं, तो नाउ इज द राइट टाइम। टिकटॉक वगैरह सब बैन कर ही चुके हैं हम, अब क्या पता कल को ओप्पो वीवो भी बैन हो जाए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि अभी चीज़ें सही हो जाएं, एंड बिजनेस हैव माउंटेड प्रेशर कि भाई दोबारा से बिजनेसेस शुरू किए जाएं। तो 5 साल बाद दिस मीटिंग इज गोइंग टू हैपन। इस कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म आपको याद रखनी है, जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया था क्रिकेट डिप्लोमेसी, है ना, कि चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू करने वाले हैं। विद दिस देयर इज अ टर्म स्विंग डिप्लोमेसी, जो हमने उस दिन आई थिंक किया था ये भी डिस्कस। तो 2015 से शुरू होके 15-16 से शुरू होके 2019 तक हर साल एक बायलैटरल मीटिंग होती थी इंडिया और चाइना में। तो एक बार वो लोग झूले पे बैठे थे, सो देयर वाज अ हेडलाइन स्विंग डिप्लोमेसी, विच शोज द चाइनीज बिहेवियर एज वेल, कि कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा। तो अब बहुत अच्छा रहा इन सालों में, बहुत बुरा रहा इन सालों में। सो वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग कि दोबारा से अच्छे वाला फेज आ जाए 2024 ऑनवर्ड्स, बिकॉज वो हमारी किन किन चीजों के लिए अच्छा होगा,
नंबर 1 सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, नंबर 2 इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। दो ही मेजर हैं, इन दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहेगा अगर टाइज अच्छे हो जाते हैं। और हमारा अमृतकाल वाला पीरियड शुरू हो चुका है, तो इस टाइम पे अपने को लड़ाई झगड़े में नहीं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। चाइना से मजे की बात यह है कि इवन ड्यूरिंग दिस ये वाला पीरियड जिसे हम ऑफ वाला पीरियड बोल रहे हैं, ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है अभी भी, पर उतना नहीं जितना हो सकता है। कितना ट्रेड है इंडिया चाइना में अप्रोक्सीमेटली बायलेटरल ट्रेड एक साल में, टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स 100 से भी ज्यादा। वी आर क्लोज टू $124 बिलियन एक साल में। बस इसमें गड़बड़ ये है कि हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इसमें जो डेफिसिट हमारी तरफ आता है दैट इज क्लोज टू $50 to $60 बिलियन। यानी कि 124 में से लेट अस से $30 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, 35 बिलियन का, और 80 to 90 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो टोटल ट्रेड बनाना 124। तो इतना गैप है क्योंकि चाइना ने 30-40 साल में इतना जबरदस्त एक्सपोर्ट इंफ्रा बनाया है कि उनके पास से सामान बहुत सस्ता आता है। और हमारे यहाँ पे बड़ी मजे की बात है, अब जैसे ये है, सो दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मोस्ट लाइकली ये चाइनीज है, मोस्ट लाइकली इट इज चाइनीज। तो उन लोगों ने ये चीजें इतनी सस्ती बना ली हैं, अब ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि हमें वहीं से मंगाना है, लेकिन ये वायबल तभी है जब ये वहां से आते हैं। जैसे लिपस्टिक्स होती हैं, लिपस्टिक के अंदर का जो केक होता है दैट इज मेड इन इंडिया बट द केसिंग इज मेड इन चाइना। वो जो वैसी सी चीजें होती है ना कि स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग, और लिपस्टिक की केसिंग एक जैसी होती है ऑलमोस्ट। सिमिलरली लेट अस से लैपटॉप है, लैपटॉप की केसिंग, लैपटॉप के मदरबोर्ड्स, या फिर जो उसको क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, ये चीज़ें इतने मैसिव स्केल पे चाइना बनाता है और इतनी सस्ती बना देता है कि अगर ये हम यहाँ मैन्युफैक्चर करने लग जाएं तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। तो इसलिए चाइना से मंगाना ही हमें फिजिबल है। तो चाहे वो $50 बिलियन का डेफिसिट दिखता है हमें, लेकिन वो चीज़ें इतनी सस्ती हैं जिस वजह से वो बिकती हैं इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में। तो अगर वो लैपटॉप 40,000 का है तो लोग खरीद लेते हैं, अगर केसिंग और वो सब कुछ इंडिया में बनने लगे तो 50,000 का हो जाएगा, उसकी सेल कम हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो चाइना से हम मंगवाते हैं क्योंकि वहाँ अच्छा बनता है और बहुत सस्ता बनता है। लेकिन अगर ये चीज़ें हट जाएंगी, ये रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, देन द ट्रेड विल लेट्स से मूव फ्रॉम हियर टू लेट्स से $200 बिलियन। इतना पोटेंशियल है, इतनी डिमांड हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो अब आज ये मीटिंग होनी है, सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या उसका आउटकम निकलता है। ब्रिक्स एज अ फोरम हैज प्लेड इट्स रोल, क्योंकि हुआ तो ये ब्रिक्स मीटिंग की वजह से है। ब्रिक्स मीटिंग 2020 से हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, 2020 में, 21 में, 22 में अच्छे से ब्रिक्स मीटिंग नहीं हो पाई थी। 2020 में कोविड आ गया था, 21 और 22 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी। 2023 वाली ब्रिक्स में कोई बायलेटरल टॉक्स नहीं हुई थी इंडिया और चाइना की। तो फाइनली ये एक पहली मीटिंग है जिसमें अब पता नहीं किसने मीडिएट कराया होगा। मोस्ट लाइकली इट लुक्स लाइक व्लादिमीर पुतिन हैज मेड अ मीडिएशन, लेकिन ये बात पता नहीं, अब पता चलेगी ओपन में या नहीं चलेगी किसने कराया, बट इट लुक्स लाइक उन्होंने कराया है, क्योंकि एक तो वो होस्ट हैं इस बार की मीटिंग के। तो दिस इज द बिग सक्सेस इन ब्रिक्स कि इंडिया और चाइना का यहाँ पे आके कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो मोस्ट लाइकली पुतिन ने करवाया क्योंकि उसकी दोनों कंट्री से बनती है। तो ये एक इंडिकेशन है कि हाउ मल्टीलेटरल फोरा कैन एक्ट एज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये एक दूसरा कैंप भी तो है कि रशिया चाह रहा है कि पूरा वेस्ट इकट्ठा है इस टाइम पे, द नेटो, द यूक्रेन, इजराइल, सब लोग एक ब्लॉक बना हुआ है इस टाइम पे। तो रशिया अपने अलाइज तैयार कर रहा है विच इंक्लूड्स चाइना प्रोमिनेंटली, इंडिया प्रोमिनेंटली। सो इट इज लाइक सेइंग कि देयर आर 3 फ्रेंड्स जिनमें से 2 की नहीं बनती आपस में, इंडिया एंड चाइना। सो द थर्ड फ्रेंड इज ट्राइंग टू ब्रिंग दोज 2 टुगेदर, क्योंकि अगर तीनों इकट्ठे हो जाएंगे इट्स अ वेरी फॉर्मिडेबल पावर, वेरी फॉर्मिडेबल पावर। आप सोच के देखो, अगर इकोनॉमी वाइज देखें, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट, रशिया इज द 10th लार्जेस्ट। तो टॉप 10 में आती हैं तीनों इकोनॉमीज, और इंडिया कहने की बात है 5वें नंबर पे, वेरी सून वी आर गोइंग टू बी 3rd। Then military wise, all the 3 countries are in top 5.
China is at number 2, Russia is at number 3, India is at number 4. So military wise and economy wise, these three countries if they come together, हालांकि इंडिया अपने आप को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं मानता है, इंडिया की उतनी ही यूएसए से भी बनती है, बट इन अ वे रशिया को ये कितनी सुकून की बात होगी कि पूरे एशिया की 3 सबसे बड़ी कंट्रीज जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली इतनी बड़ी पावर हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, सो वी 3 टुगेदर कैन बी अ ब्लॉक. तो यूएसए या वो कभी भी अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, देन दीज आर माई फ्रेंड्स हु विल स्टैंड बाय मी. तो रशिया इस समिट को ऐसे देख रहा है, इसलिए वो और ज्यादा जोर से डाली होगी जब फिर उसने कि आ जा भाई, है. हैंस यू गेट द फीलिंग कि ये हो क्या रहा है. नेक्स्ट ये न्यूज है फ्रंट पेज पे छोटी सी, करतारपुर कॉरिडोर हैज बीन रिन्यूड फॉर अनदर 5 years. तो इंडिया पाकिस्तान एससीओ पे जाके आए हैं, दो उसके आउटकम निकलते हैं. एक तो क्रिकेट के ऊपर आगे देखते हैं क्या होता है, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम जाती है या नहीं, एंड सेकेंडली करतारपुर कॉरिडोर और 5 साल के लिए हमने एक्सटेंड करवा लिया है. तो अच्छी बात है, दीज आर पॉजिटिव सिग्नल्स इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस. 2 चीजों में हमने थोड़ा सा मूवमेंट देखी है सॉर्ट ऑफ. 2019 में खुला था ये कॉरिडोर, तो 24 में 5 साल पूरे हो गए, अगले 5 साल के लिए रिन्यूड है, यानी कि वीजाज इशू होते रहेंगे. वन ऑफ माई फ्रेंड्स विजिटेड पिछले 1 साल, बड़ी इजीली मिलता है वीजा इसका. सो इट्स अ गुड थिंग, पीपल टू पीपल एक्सचेंज थोड़ा सा तो हो रहा है. इस गुरुद्वारे का नाम क्या है? नो, ननकाना साहब तो अलाउड नहीं है जाना, उसका अलग वीजा होता है, इसका अलग है. करतारपुर साहब गुरुद्वारे का नाम क्या है? डेरा बाबा नानक. चलो एनीवे, उसके बाद ये भी एक न्यूज है फ्रंट पेज पे, हॉकी टू रेसलिंग, कॉमनवेल्थ गेम ड्रॉप्स 9 स्पोर्ट्स. कॉमनवेल्थ गेम्स इज गोइंग टू एंड वेरी सून. अगले 5-6 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स इज गोइंग टू बी लाइक नॉट सो इम्पॉर्टेंट गेम्स. उसके रीजंस हैं. पहली बात तो कॉमनवेल्थ क्या है? क्या है? ब्रिटिश की सारी कॉलोनीज हैं बेसिकली, कुल मिला के 54 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग ब्रिटेन. तो ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां पे ब्रिटेन ने कभी ना कभी रूल किया है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. तो जब सब कंट्रीज को धीरे धीरे इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हुई, तो इन्होंने सोचा कि आगे भी हम इसको किसी ना किसी तरह से एंगेज करके रखें एज अ सॉफ्ट पावर, थोड़ी बहुत बातचीत होती रहे कुछ भी. तो ब्रिटेन की जिन कंट्रीज के साथ तो बड़े प्यार से इंडिपेंडेंस हुई थी वो तो मान गई, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. लेकिन जहां पे खून खराबा हुआ था, पार्टीशन हुई थी, जैसे इंडिया, तो हमें तो ये था कि दफा हो जाओ, हमें तुम्हारी किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनना. बट दे वर वेरी इंसिस्टेंट ऑन मेकिंग इंडिया एज अ मेंबर, क्योंकि इंडिया उनकी सबसे बड़ी कॉलोनीज में से एक थी. तो उन्हें था कि यार हम तो तुम्हें बनाएंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए. तो हमने सोचा कि इनसे इनका गुरूर कैसे छीने हम. तो उनका पूरा नाम था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. तो हमने एक कंडीशन रख दी, उस टाइम पे पार्लियामेंट तो थी नहीं, उस टाइम हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी. तो उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया और हमने इनको बोला कि भाई इससे ब्रिटिश वर्ड हटा दो, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप जिसमें अभी भी ब्रिटिश सॉवरेंटी दिखती हो, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बोलो इसको, तब हम बन जाएंगे. मान गए हो. फिर बाद में रियलाइज हो कुछ और ही मांग लेते हम, तो उन्होंने ब्रिटिश वर्ड हटा दिया एंड वी जॉइंड इट. तो इसमें सबसे विजिबल चीज जो आपको दिखेगी दैट इज गेम्स. हर 4 साल बाद, जस्ट लाइक ओलंपिक्स, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स करानी शुरू कर दी. आज की डेट में हालत ये हो गई है कि नो कंट्री इज विलिंग टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स. उसके कुछ रीजंस हैं. सबसे बड़ा रीजन ये है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आज की डेट में कौन कौन से? ओलंपिक्स एंड फीफा वर्ल्ड कप. ये दुनिया के 2 सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं. इन दोनों स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो क्लाइंटेल है या जो स्पेक्टेटर्स हैं उसके आसपास भी नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं 190 प्लस कंट्रीज, फीफा में पार्टिसिपेट करती हैं 210 प्लस कंट्रीज. मतलब फीफा में इतनी कंट्रीज हैं जितनी यूएन में मेंबर्स भी नहीं है. सच एन अमेजिंग फैक्ट. बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्टेट्स हैं जहां पे फुटबॉल टीम्स हैं नेशनल लेवल की, बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूएन मेंबर. पैसिफिक आइलैंड में छोटे छोटे कंट्री हैं. तो इनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, पहली बात तो. सो लैक ऑफ फंडिंग
एंड स्पॉन्सर्स। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ व्यूअरशिप। क्योंकि आप मेंबर नेशंस देखो ना, 1/4 मेंबर्स हैं, 200 कंट्रीज हैं अगर पूरी दुनिया में, 54 मेंबर नेशंस हैं, और उसमें भी तो यूरोप नहीं आता, नॉर्थ अमेरिका नहीं आता, क्योंकि ब्रिटेन ने यूरोप में थोड़ी कोई कंट्री कॉलोनाइज की थी, तो ये मोस्टली कंट्रीज अफ्रीका की हैं और एशिया की हैं। फिर ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ये थोड़ा सा आर्ग्यूएबल है बट दिस इज अ वैलिड पॉइंट। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब कि जिन कंट्रीज के सबसे ज्यादा मेडल प्रोस्पेक्ट्स हैं वो तो यहां पार्टिसिपेट ही नहीं करती, विच इज यूएसए एंड चाइना। तो फिर रह क्या गया? इट इज लाइक कि अंधों में काना राजा वाली बात हो जाती है। सो द कंट्री दैट विन्स मैक्सिमम मेडल्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स डज नॉट गेट टू compete विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आप 100 मीटर्स में अपना मेडल ले आए जहां पे बोल्ट भागा ही नहीं था, तो कोई भी ले आएगा, तो मैं ले आऊंगा। इट डिपेंड्स हु आई एम competing अगेंस्ट। तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो ओलंपिक में मेडल विनर्स हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये बस गेम्स हैं, इसमें फर्स्ट आ जाना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी बड़ी अच्छी बात होगी कि इंडिया में आपको डीएसपी की पोस्ट मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। ग्लोबली इट इज नॉट सीन एज अ ह्यूज अचीवमेंट। आप आज भी देखोगे इंडिया में अगर हम किसी का बोलते हैं कि जी ये स्पोर्ट्स पर्सन है, इसका कॉमनवेल्थ में ये मेडल है या कुछ भी है, तो वो बाद में बोला जाता है। स्टार्ट्स विद द ओलंपिक्स कि भाई ओलंपियन है कि नहीं। अब मनु भाकर के बारे में हम बोल रहे हैं दैट शी इज अ 2 मेडल विनर इन ओलंपिक्स। उसके बाद बातों बातों में फिर पीछे आता है जी एशियन गेम्स में ये है, एंड में लिखा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स में ये मेडल जीता था। बिकॉज वी नो देयर वर नो चाइनीज, देयर वर नो यूएस सिटीजन्स टू कम्पीट अगेंस्ट, जो कि बेस्ट शूटर्स माने जाते हैं। तो इन रीजंस की वजह से, प्लस कॉमनवेल्थ ने स्पोर्ट शुरू तो कर दी, ये फंडिंग के चक्कर में अब भाई ब्रिटेन ने अगर इतनी बड़ी कॉमनवेल्थ बनाई है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है तुम दो पैसे, तुम्हारी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है, बट दे डोंट फंड इट। उनको यह कि सेल्फ सस्टेन्ड गेम्स होनी चाहिए, कि अगर इंडिया में हुई है जैसे न्यू दिल्ली में हुई थी, अपने आप फंड करो। तो हम फंड भी करते हैं और बीच में बहुत सारे घपले भी हो गए थे उस टाइम पे। सो कंट्रीज आर नो लॉन्गर विलिंग टू होस्ट इट। 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होनी थी वो इनिशियली ऑस्ट्रेलिया में होनी थी। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने बैकआउट कर लिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। ब्रिटेन से पूछा कि आप दे दो, उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो हम ही होस्ट कर लेंगे। सो नाउ ब्रिटेन इज होस्टिंग इट। सो इट इज लाइक कि जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो खुद ही होस्ट करेंगे क्योंकि कोई और होस्ट करने को रेडी नहीं है। तो उससे अगले जो हैं 2030 2034 हो सकता है सारे ब्रिटेन को होस्ट करने पड़ जाएं। फिर कैसी गेम्स हैं? तो अब खर्चा कम करने के लिए उन्होंने 9 स्पोर्ट्स ड्रॉप कर दिए हैं, खर्चा कम हो जाएगा। और उन 9 स्पोर्ट्स में से ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनमें इंडिया के सबसे ज्यादा मेडल आते रहे हैं, विच इंक्लूड्स रेसलिंग एंड हॉकी। इतने तो रेसलर हैं, सारा हरियाणा तो रेसलर से भरा हुआ है जो सब जाके वहां मेडल्स लेके आते हैं। रेसलिंग हटा दी इन्होंने। तो अब हो सकता है कल को इंडिया भी बोल दे कि हमने नहीं जाना, क्या करने जाना है वहां पे। अब शूटिंग ना हटा दी हो इन्होंने कहीं। सो व्हाट हैव दे रिमूव्ड? बैडमिंटन। दे हैव रिमूव्ड बैडमिंटन। बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग हैव बीन ओमिटेड। हॉकी ओमिट कर दी, बहुत बड़ा। बैडमिंटन, क्रिकेट, चलो बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। सो यू कैन इमेजिन रेसलिंग, कितने प्लेयर्स हैं हमारे। इसके अलावा एक शूटिंग की बचता है, अगर वो भी हटा देंगे तो हम इनको हाथ जोड़ देंगे कि अब हम नहीं आएंगे कॉमनवेल्थ में। तो यू विल सी अगले 1-1.5 साल में इंडिया अनाउंस कर देगा ऐसा कुछ, यार हमारा कंटिजेंट पहले ही 200 प्लेयर्स का था, अब कम होकर 100 का रह जाएगा। सो व्हाट इज द पॉइंट? तो कॉमनवेल्थ गेम्स इज डाइंग अ स्लो डेथ, इसका ये मतलब है। बस ये इतना आपको पता होना चाहिए था। देन ये भी इंडिया और चाइना के ऊपर ही है आर्टिकल, हम कर चुके हैं इसको डिस्कस। देन दिस वन, ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है। इंडियन इकोनॉमी के कुछ स्टैटिस्टिक्स आए हैं जिसमें कुछ चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, कुछ चीजें नेगेटिव चल रही हैं। बस एक बार हम उनको पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें, जैसे शक्तिकांता दास जो हैं उन्होंने एक बात बोली है कि 2 चीजें हैं जो इकोनॉमी की प्राइमरी ड्राइवर्स होती हैं। कंजम्पशन डिमांड कितनी चल रही है और इन्वेस्टमेंट डिमांड कितनी चल रही है इकोनॉमी में।
ये दोनों अच्छे चल रहे हैं, लोग इन्वेस्ट भी बढ़िया कर रहे हैं और लोग कंज्यूम भी अच्छा कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू दिस मंथ, इस महीने में सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब तक जितना भी गड़बड़ हुआ, लोगों के पास अचानक कहीं से पैसा आ जाता है जो वो घरों में सेव सूव करके रखा होता है या गहने लेने के लिए, अचानक गिव्स अ सडन बूस्ट टू द इकोनॉमी। सो द डेटा ऑफ सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर इज नॉट कंपेरेबल एट ऑल। पहला नवरात्रा शुरू होते ही अचानक कुछ हो जाता है बाजारों में, यू वुड हैव नोटिस्ड। लेकिन जब तक श्राद्ध चल रहे होते हैं तब तक लोग ऐसे बैठे होते हैं एंड सडनली दे आर लाइक, क्या आ जाओ, विच हैज हैपेंड। तो इकोनॉमिस्ट इस फिनोमेना को मानते हैं। द सेम थिंग हैपन्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। दिसंबर में जब क्रिसमस ईव आती है तो पूरा दिसंबर वहां पे वैसा होता है, हमारे यहाँ पे अक्टूबर नवंबर वैसा होता है। तो अब आरबीआई के अकॉर्डिंग 7.2 का ग्रोथ फोरकास्ट दिया है इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर का, 2024-25 का। तो इसमें अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि कुछ चीजें इकोनॉमी में अच्छी चल रही हैं, कुछ चीजें नॉट सो गुड चल रही हैं। जैसे जो चीजें नॉट सो गुड हैं, एक तो उसमें आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। ये चीजें ठीक चल रही हैं, बहुत अच्छी नहीं चल रही। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पिछले साल 10% ग्रोथ थी तो इस साल ग्रोथ नहीं हुई है, वी आर नॉट सेइंग दिस। पिछले साल 10% थी, इस साल 8% है। पिछले साल 9% थी, इस साल 5% है, ग्रोथ है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो आईआईपी इस बार भी ग्रो कर रहा है पर पिछली बार से कम। सिमिलरली इसी के अंदर जो कोर इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी ग्रो कर रही हैं, लेकिन पिछली बार से कम। ये सारे फिगर्स याद नहीं करनी है आपको, बस ये याद रखने हैं कि हम क्राइटेरिया किसको मानते हैं। कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं इंडियन इकोनॉमी की। कौन कौन सी? ये याद कर लो आप। देखो इसका एक विजुअल है, अपने दिमाग में एक विजुअल तैयार करो। देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज, जिनमें जो पहली 4 हैं वो सिर्फ फ्यूल से रिलेटेड है, सिर्फ फ्यूल। फ्यूल में फिर आगे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड कौन सा फ्यूल है? कोल। लिक्विड, क्रूड ऑयल। गैस, नेचुरल गैस। अब इन तीनों में से रिफाइनमेंट की जरूरत किसको पड़ती है? कोल को रिफाइन करना होता है हमने? नो। नेचुरल गैस को? नो। क्रूड ऑयल को? तो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए देयर इज रिफाइनरी इंडस्ट्री। तो पहले 4 कोर सेक्टर तो सिर्फ फ्यूल से रिलेटेड है, आपको इसको ऐसे याद रखना है। देन जो बाकी 4 हैं, इनमें से पहले 2 जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ये जो बिल्डिंग बनी होगी इसमें क्या यूज हुआ होगा? सीमेंट। और दूसरा है स्टील। ये दोनों हो गए आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। 7th है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सो दिस इज लाइक फ्यूल, दिस इज इंडस्ट्री, दिस इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है सबसे बड़े स्केल पे? फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड भी एक बहुत बड़ी आइटम है, लेकिन वो एज इन क्वांटिटी फर्टिलाइजर के सामने कुछ भी नहीं है। फर्टिलाइजर को मिट्टी में मिक्स करना होता है बड़े लेवल पे, तो ह्यूज क्वांटिटी। एंड देन लास्ट जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसका तीनों पे इंपैक्ट है, इनफैक्ट सर्विस सेक्टर पे भी इंपैक्ट है। देयर इज नथिंग दैट इज अनटच्ड। अगर अभी वो चीज इस रूम में ना हो तो क्लास नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। दिस इज द 8th कोर सेक्टर। और इन 8 में से इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वायबल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जैसे कोविड में जब लॉकडाउन लगा था तो हमने कैसे जज किया कि इकोनॉमिक आउटपुट कितनी कम हो गई है? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी कम हो गई है। जैसे हमें लग रहा होगा कि हम तो घरों में बैठे हैं, हमने तो एसी चला रखे हैं, टीवी चला रखे हैं, तो बहुत बिजली कंज्यूम हो रही होगी। वो हमें लगता है ऐसा। डोमेस्टिक कंजम्पशन कुछ भी नहीं होती एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंजम्पशन। तो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे कोविड की वजह से, तो इट लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन। इतनी ज्यादा रिडक्शन हो गई थी कि कई थर्मल प्लांट्स के कई सारे पावर हाउसेस बंद करने पड़ गए थे कि बिजली यूज ही नहीं हो रही, इतनी सप्लाई जाएगी कहाँ। वी हैड टू शट दोज डाउन। तो ये 8 कोर सेक्टर्स हैं। अब इन 8 कोर सेक्टर्स की भी ग्रोथ हो रही है पर उतनी नहीं जितनी लास्ट ईयर थी। उसके अलावा जीएसटी कलेक्शंस,
जीएसटी कलेक्शन, ये पॉजिटिव वाले नहीं है, ये तो नेगेटिव वाले हैं। नेगेटिव अगेन मतलब ये नहीं है कि कम हुए हैं, मार्जिनली कम हुए हैं। इस आर्टिकल का पूरा इंटेंट ये है कि आरबीआई कहता है कि इस साल जो ग्रोथ रेट है वो 7.2% रहेगी पूरे साल की, लेकिन Q1 का डेटा हमें कहता है 7% ग्रोथ हुई है, यानी कि अप्रैल टू जून में 7% हुई है। जो सेकंड क्वार्टर का डेटा है वो बस आने ही वाला है अब कुछ दिनों में। तो अगर वो 7% से ऊपर हुआ तो आरबीआई की बात ठीक है। अगर वो कहीं 6 पॉइंट समथिंग हुआ, 6.9 भी हुआ अगर, तो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में उसका असर देखने को मिलेगा। सो इफ द ग्रोथ रेट इज हाई, लेट अस से दूसरे क्वार्टर का आ जाता है 7.1, 7.2 कुछ भी ऐसा, तो किस चीज के चांसेस ज्यादा हैं कि आरबीआई रेपो रेट कम करेगा या वही रोक के रखेगा या बढ़ाएगा? व्हाट डू यू थिंक? कम करेगा। क्यों? तो ग्रोथ अच्छी हो रही है तो कम करने की क्या जरूरत है? अगर ग्रोथ ज्यादा ही हो गई तो फिर तो कम करने की जरूरत ही नहीं है, ग्रोथ हो ही रही है, देन नो नीड टू टच इट एट ऑल, नहीं? हम्म। चलो ठीक है, ठीक है, गुड रीजन। और कोई बताओ। इसका कोई आंसर नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि ये आंसर गलत हो जाएगा। तीनों में से कुछ भी किया जा सकता है। ये मैथमेटिकल नहीं है, ये उनकी सोच पे डिपेंड करता है। जैसे ये एक फैक्टर जो उन्होंने बोला कि अब फेस्टिव सीजन वाला जो ग्रोथ वाला पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा, तो अब हमें अगर लोगों से स्पेंडिंग ज्यादा करानी है तो थोड़ा रेपो कम करना पड़ेगा। कैन बी अ वैलिड रीजन। और एक्चुअली ये इसके फैक्टर है ही नहीं, ये इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। अगर इन्फ्लेशन उस टाइम तक 5% के आसपास चल रही हुई और ग्रोथ का डेटा ज्यादा आ गया, देन दे मे होल्ड इट और रिड्यूस इट। लेकिन अगर ग्रोथ कम हो गई ना 7% से सेकेंड क्वार्टर में, तो दे विल डेफिनेटली रिड्यूस इट, क्योंकि तभी ग्रोथ हो पाएगी। तो आरबीआई इस टाइम बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी को लेके कि हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वार्टर सेकंड डेटा। जीएसटी कलेक्शन भी अच्छी चल रही है बट नॉट कंपेरेबल टू लास्ट ईयर। उसके अलावा सेल्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, जिसमें फोर व्हीलर्स को गिनते हैं हम, और ये एक बड़ा अच्छा क्राइटेरिया इसलिए है क्योंकि ऑटोमोबाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। एक गाड़ी जब बिकती है तो उसके टायर रबड़ के बने हुए हैं, उसमें 3600 तरह के मेटल्स यूज हुए हुए हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स लगी हुई हैं, ग्लास, प्लास्टिक, लेदर, पता नहीं क्या क्या क्या। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, थाउजेंड्स एक्चुअली। नट बोल्ट्स कहाँ से बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ से हुई है, बटन्स कहाँ से लगे हैं, स्टेयरिंग में ये वो 3600 चीजें लगी होती हैं गाड़ी में, तो सभी इंडस्ट्री सप्लाई करती हैं। सो इफ अ कार इज सोल्ड, दैट मीन्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज आर हैव सप्लाइड समथिंग एज अ फिनिश प्रोडक्ट टू द मार्केट। तो इसीलिए हम फोर व्हीलर को एक सेगमेंट मानते हैं, और फिर उसमें क्लास डिस्टिंक्शन के लिए हमने 4, 3 और 2 व्हीलर को अलग अलग रखा है। तो फोर व्हीलर की सेल जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो रही है इस साल जितनी पिछले साल हुई थी। तो ये सारे हैं थोड़े से नेगेटिव पॉइंट। अच्छी चीजें क्या चल रही हैं जो पिछले साल से भी बेटर चल रही हैं? टू व्हीलर्स की सेल। काफी कुछ पता चलता है ना इससे इकोनॉमी के बारे में। दैट मीन्स विच व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ पीपल दैट हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम? द लोअर एंड, जो कि और भी अच्छी बात है। टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स, ये दो चीजों की डिमांड हमें बताती है कि रूरल एरिया में डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। और ये वो टाइम है जब ट्रैक्टर सबसे ज्यादा बिकते हैं, एक ये टाइम और एक मार्च में हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो टू व्हीलर्स की सेल कितनी है और ट्रैक्टर्स की सेल कितनी है, दैट टेल्स अस कि रूरल एरिया में डिस्पोजेबल इनकम कितनी ज्यादा है। तो टू व्हीलर्स की सेल हो गई। उसके अलावा नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ऑयल इतना अच्छा नहीं कर रहे बट नॉन ऑयल बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। कार्गो ट्रैफिक बहुत बड़ा हुआ है हमारे पोर्ट्स पे। इसमें से कुछ तो थैंक्स टू द फेस्टिव सीजन। तो ये चीजें अच्छी चल रही हैं, ये नॉट सो अच्छी चल रही हैं बट पॉजिटिव में है सभी, कोई चीज नेगेटिव में नहीं है। तो अब फेस्टिव सीजन का देखते हैं कितना बम्प आएगा, बट वो बम्प हमें Q3 में विजिबल होगा, Q2 में विजिबल नहीं होगा। तो अब हमारी नजर दो चीजों पे है। नंबर वन, Q2 डेटा टू बी रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है? जीडीपी का डेटा कौन रिलीज करता है इंडिया में? एनएसओ।
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एमपीसी मीटिंग इन दिसंबर, हर 2 महीने बाद होती है। अभी अक्टूबर में हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब होएगी दिसंबर में। तो इन 2 चीजों से डिसाइड होगा कि आगे इकोनॉमी कहां जाएगी। बस इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है, एनालिसिस के ऊपर। सो नाउ व्हेन द क्वार्टर सेकंड डेटा कम्स, तो आपको पता है कि पहले क्वार्टर में 7% ग्रोथ थी और ओवरऑल पूरे साल की प्रेडिक्शन 7.2 की है। सो यू विल नो कि 7 से कम आता है, 7 से ज्यादा आता है, तो आरबीआई कितना करेक्ट होता है अपने प्रेडिक्शंस में। ठीक है जी। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है चाइल्ड मैरिज के ऊपर। इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन इससे कुछ बहुत अच्छे फैक्ट्स निकल के आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है रिसेंटली चाइल्ड मैरिज के ऊपर। तो इसमें चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे हम, तो आपको ये 2-4 फैक्ट्स पता होने चाहिए। पूरी दुनिया में टोटल जितनी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, उसका 1/3 इंडिया में होती है। इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस इतनी ज्यादा हैं कि अगर पूरी दुनिया में 1 लाख चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं तो उसमें से 33,000 इंडिया में हुई हैं। देन 2006 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, ये सारा ऑथेंटिक डेटा है, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, सब सरकारी है। 2006 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा हमें बताता है 47% मैरिजेस इन इंडिया आर चाइल्ड मैरिजेस। उस टाइम पे 47% मैरिजेस इन इंडिया वर चाइल्ड मैरिजेस एज ऑफ 2006। लेकिन फिर 2006 में ही हमने एक एक्ट पास किया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जो कि पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन सजा को और बढ़ाते जा रहे हैं हम, और ज्यादा स्ट्रिंजेंट करते जा रहे हैं। तो इसका असर देखने को मिला हमें। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास किया हमने, और तब से अब तक इन इंसिडेंट्स में आधी कमी आ चुकी है ऑलरेडी। दिस इंसिडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड टू हाफ सिंस देन। ठीक है जी, रिड्यूस्ड टू हाफ और बाय हाफ एक ही बात हो जाएगी, रिड्यूस्ड बाय हाफ सिंस देन। और मैक्सिमम प्रेवलेंस कौन कौन सी स्टेट्स में है चाइल्ड मैरिज की? नंबर 1 पे आता है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे त्रिपुरा। सो कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, अदरवाइज आप कौन सी स्टेट बोलते हैं नंबर 1 पे? मोस्ट लाइकली राजस्थान। वो इमेज सी ऐसी बन गई है। एक बार मैंने अशोक गहलोत को बोलते हुए सुना था, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हमारे तो राज्य की इमेज ही इतनी खराब की हुई है कि यहाँ पे छोरियां बहुत ज़्यादा उनकी शादी कर दी जाती है। तो अपना वो बता रहा था कि यहाँ पे तो हमारा लॉ इतना अच्छा इन्फोर्स कर रखा है कि अब चाइल्ड मैरिज बहुत कम हो गई है। सो ही वाज राइट एक्चुअली, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। सो दीज आर द टॉप 3 स्टेट्स विद द प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। ठीक है जी। व्हाट आर द रीजंस फॉर चाइल्ड मैरिज? क्यों होती हैं चाइल्ड मैरिजेस? कभी भी आपको ऐसा कुछ बहुत ब्रॉड सोचना हो तो क्या फ्रेमवर्क है दिमाग में? जो तो यहाँ लिखा हुआ है। सोचने का तरीका क्या है? हाउ डू यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन एनीथिंग लाइक इट? व्हाट आर द रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया? कैसे आंसर करना शुरू करोगे इस क्वेश्चन को? व्हाट आर द रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? व्हाट आर द रीजंस फॉर क्लास डिवाइड इन इंडिया? ये बड़े ब्रॉड से क्वेश्चन है, इसके 3600 पॉइंट आंसर हो सकते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट थिंकिंग? एग्जैक्टली। तो उसका एक एक्रोनिम सा बना रखा है कुछ आपने? कौन सा? स्फील ट्री। हाँ, तो बहुत अच्छा तरीका होता है ना? बार बार रिपीट किया करो इसको, ये तभी पता चलेगा। स्फील ट्री, ये सोचने का तरीका होता है, नहीं तो आपके अंदर ही है वो सारा कुछ, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में बाहर नहीं निकलेगा वो कभी। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर चाइल्ड मैरिज इन इंडिया?
कन्फाइन करके रखेंगे खुद को, पूरी दुनिया की बात नहीं करेंगे हम। इन इंडिया सोशल रीजंस, सोसाइटी ये मानती है दैट गर्ल्स शुड बी मैरिड ऑफ एज सून एज पॉसिबल। बहुत सारे सोसाइटल टैबूज जुड़े हुए हैं कि लड़की एक लिमिट के बाद बड़ी हो जाएगी, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सेक्सुअल प्योरिटी का मुद्दा है, वर्जिनिटी का मुद्दा है। बहुत सारे रूरल एरियाज में लोगों का ये मानना है कि जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छी बात है। सो देयर आर सोशल टैबूज एंड स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग द सेम। पीपल आर इलिटरेट, है ना, उनको अवेयरनेस नहीं है इस बात की, ये भी सोशल रीजन है, इलिटरेसी। पॉलिटिकल रीजन, कोई पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है इसका, जरूरी नहीं है सारे रीजन हो ही। ये लॉ अच्छा है, पीसीएमए इज अ गुड लॉ। पहले भी थे, उतने अच्छे नहीं थे, चलो ठीक है, एक रीजन ये हो गया। तो फिर अभी क्यों नहीं है पूरी तरह से कंट्रोल, ये वेस्ट बंगाल एंड दिस। लॉ होना एक बात होती है, उसे इंप्लीमेंट कराना दूसरी बात होती है। सो इन मेनी केसेस इट इज सीन कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, कोई ना कोई लोकल लीडर आके वहां के पुलिस को भगा देता है कि यार होने दो, यहाँ के लोगों में यही रिवाज है, तुम क्या करने आए हो। लोकल एमएलए आ गया वहां पे या एमपी आ गया तो पुलिस क्या करेगी, वापस चली जाएगी। सो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं थोड़े हद तक सपोर्ट, क्योंकि उन्हें लोगों की वोट्स चाहिए। अगर आज आप वहां पे सीना चौड़ा करके खड़े हो गए ना कि मैं चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा, तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगली बार वोट नहीं पड़ेगी। दिस इज है ना रियलिटी। तो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं या तो सपोर्ट बोल देंगे या जानबूझ के आंख बंद करके रखते हैं कि यार कोई बात नहीं, हो जाने दो, इन लोगों में ऐसे ही होता है शुरू से, इररिगार्डलेस ऑफ द लॉ, कि भाई लॉ ऐसा नहीं कहता, हिस्टोरिकल रीजंस, क्योंकि शुरू से ऐसा होता आया है ना, हिस्टोरिकली दिस हैज बीन द कस्टम। लेकिन जरूरी थोड़ी है जो चीजें शुरू से होती आई हैं वो सही हो। सती भी शुरू से होती आई है तो वो सही थी क्या? नो। बट वो हम इतने स्ट्रिक्ट इसलिए हो गए क्योंकि उसमें जान जा रही थी किसी की। तो यहाँ पे भी सिमिलर सा ही सीन होता है, बट लोग समझते नहीं है। सो हिस्टोरिकली देयर हैव बीन कस्टम्स, देन एजुकेशनल रीजन, एनवायरमेंटल रीजन, इकोनॉमिक रीजंस। एजुकेशनल रीजन, कहीं ना कहीं ये कारण है ना कि फैमिलीज एजुकेटेड नहीं है। कोई पढ़ी लिखी माँ या पढ़ा लिखा बाप कराएगा अपनी बेटी की शादी एज अ चाइल्ड ब्राइड? नो, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज। सो इलिटरेसी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। लो एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल्स, तो अब जैसे जैसे एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल बहुत अच्छे हो रहे हैं हर सेंसस के साथ, तो शायद एक जनरेशन जब ये पूरी पास ऑन हो जाएगी तो उसके बाद ये केसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस होंगे। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट बाय 2030s एंड 40s चाइल्ड मैरिज का रेट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करेगा, बिकॉज तब हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 90% के आसपास होगा। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारा लिटरेसी रेट कितना था, एनी आइडिया? 16%, 16%। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 74%। तो जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। और 2011 में सेंसस हुआ, 2010 में हमने राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट किया है, तो उसका असर तो अब वाले सेंसस में दिखेगा ना। तो अब वाले सेंसस में एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम एटलीस्ट 85% क्रॉस कर चुके होंगे, विच इज अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू। और अब तो सेंसस भी 4 साल और लेट हो गया है, यू कैन एक्सपेक्ट कि कहीं 90 के आसपास ही ना पहुंच गए हो हम। तो एनवायरमेंटल रीजन क्या है इसका? कोई एनवायरमेंटल रीजन नहीं है। एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल रीजन क्या है? वो वाला एनवायरमेंट नहीं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला एनवायरमेंट। नो सच रीजन फॉर दैट, है ना, डजंट अप्लाई। इकोनॉमिक रीजन, गरीबी भाई। बहुत सारे एरियाज में लोगों को लगता है कि जितने बच्चे हैं सबकी एक साथ शादी कर देते हैं, खर्चा बचेगा। अब उस चक्कर में एक बच्चे की उम्र तो एडल्ट है लेकिन दूसरा नहीं भी है, और स्पेशली अगर वो लड़की है, द मेरिट ऑफ कि चलो एक साथ निकल जाएगा, है ना। सो पॉवर्टी टू सेव एक्सपेंसेस। यंग गर्ल्स, डिस्प्लेसमेंट की वजह से यंग गर्ल्स बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं। ये जो बंजारा कम्युनिटीज़ हैं या जो यू कैन से मैवरिक कम्युनिटीज़ हैं कि एक से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं, पेस्टरल ट्राइब्स हो गई, तो इनको लगता है कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना बढ़िया।
सेक्सुअल प्योरिटी एंड वर्जिनिटी ऑफ ब्राइड सोशल रीजन हो गया. डॉटर्स मैरिज इज द रिलीजियस ऑब्लिगेशन, दान करना है हमें, वो वाली थिंकिंग है ना, विच इज रिलीजन, रिलीजियस रीजन, रिलीजियस बिलीफ्स आर लाइक दैट. लीगल रीजन क्या है चाइल्ड मैरिज होने का? कोई लीगल रीजन नहीं है. लॉ अच्छे से एनफोर्स नहीं होता, दैट कैन बी अ रीजन, है ना. लैक ऑफ एनफोर्समेंट, दैट कैन बी अ रीजन. टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल रीजन कोई नहीं है. इंटरनेशनल रीजन कोई नहीं है क्या? नो. इतने सारे रीजन हो गए. देखो, इस चीज को इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली किया करो कि आपको दिमाग में करना है. वहां जितनी देर में हमने ये सारा किया, इतनी देर में तो आंसर लिख देना है आपको. तो ये आपको दिमाग में करना है कि एस से, है ना, सोशल रीजन क्या है, एक लाइन में लिख दिया. दूसरा पॉलिटिकल रीजन लिख दिया. तीसरा ये. दिस इज हाउ यू शुड राइट. और ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड आए बीच में कि दिस इज द सोशल रीजन. आप सीधा लिखना शुरू करो कि सोसाइटी में ये होता है. जरूरी नहीं है कि सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल ये वर्ड आने चाहिए पॉइंट्स में. एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आप फिल्टरी टेक्निक से सोच रहे हो. तो आप उस चीज को अंडरलाइन करो, जैसे इलिटरेसी अंडरलाइन की, पॉवर्टी अंडरलाइन की, स्टीरियोटाइप्स, टैबूज अंडरलाइन किए. बस ये पॉइंट्स बन गए आपके. बट ये दिमाग में चलता रहे साथ साथ में कि ये पॉइंट अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, एंड यू कीप राइटिंग द पॉइंट्स. ये वो टेक्निक है जिससे आपका पेन नहीं रुकता और आपका दिमाग भी नहीं रुकता. सो ट्राई टू परफेक्ट दिस टेक्निक. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दी थी. अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, चाइल्ड मैरिजेज में दो तरह की मैरिजेज आती हैं. चाइल्ड मैरिज का सिंपल मतलब होता है 18 साल से कम की उम्र में आपकी शादी हो जाए. अब वो शादी माँ बाप ने जबरदस्ती कराई हो, वो भी चाइल्ड मैरिज है. बच्चे ने जबरदस्ती खुद भाग के कर ली हो, वो भी चाइल्ड मैरिज है. बट दोनों में कितनी जबरदस्त कंट्रास्ट है वो ये कि अगर माँ बाप खुद जबरदस्ती करा रहे हैं तो कोई रिपोर्ट नहीं करेगा उसको, सोसाइटी की अप्रूवल होती है उसे. लेकिन अगर बच्चे ने भाग के कर लिया शादी, तो सबसे पहले माँ बाप ही रिपोर्ट करते हैं उसी लॉ के अंडर कि देखो जी, चाइल्ड मैरिज बैंड है, हमारा बेटा या मेरी बेटी भाग गए हैं और उन्होंने शादी कर ली है. पुलिस वालों को भी सब पता होता है. तो इस मामले में कोई एक आंसर नहीं है हमारे पास, क्योंकि किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, किसी कोर्ट ने कोई, डिपेंड्स अपॉन केस बाय केस बेसिस. होता क्या है कि उनसे कोर्ट में खड़ा करा के पूछ लेते हैं कि बताओ अपनी मर्जी से गए थे कि नहीं गए थे. और जज के सामने लोग जनरली सच बोल ही देते हैं, वो भी हाई कोर्ट के जज के सामने बोल ही देते हैं लोग सच, क्योंकि पता है कि उनके पास बहुत पावर है, वो जैसा चाहे वैसा कर देगा. तो बिना डर के लोग बोल देते हैं. तो वहां पे डिपेंड्स अपॉन केस बाय केस बेसिस. ठीक है, बस ये था इसमें. ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं. सीजेआई जो हैं, डीवाई चंद्रचूड़, ये रिटायर होने वाले हैं कुछ दिनों में, और उनकी 10 जजमेंट्स पेंडिंग हैं अभी. और ऐसा नहीं होता जुडिशरी में, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट लेवल पे और हाई कोर्ट लेवल पे, कि जिस जज ने केस की सारी हियरिंग सुनी है, जजमेंट कोई और जज लिख देगा. ऐसा नहीं हो सकता. सो ओनली दैट जज हु हैज हर्ड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन राइट द जजमेंट. अगर किसी वजह से, लेटस से, डेथ हो जाती है उस जज की, नया जज लगेगा, वो दोबारा सारे आर्ग्यूमेंट सुनेगा. वो नहीं कि पुराने जज ने लिख दिया था मैं उसको पढ़ के जजमेंट दे दूंगा. नो. तो अब डीवाई चंद्रचूड़ ने एज अ सीजेआई जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हेड की हैं, 5-5 जजेस वाली, 7-7 जजेस वाली, उन सब की जजमेंट उन्हें रिटायर होने से पहले देनी पड़ेगी. तो अब से लेके अगले नवंबर में उनकी रिटायरमेंट है. तो अभी दिन रात वो लगे हुए होंगे अपनी जजमेंट्स लिखने में, विच बिकम्स देयर लेगेसी. ये हमेशा हुआ है, जितने भी सीजेआई अब तक रहे हैं, जब वो रिटायर होने वाले होते हैं, लास्ट के 2-3 महीने तो दिन रात जजमेंट्स लिखवाते हैं बस. और वो बड़ी लैंडमार्क होती हैं. तो अब इनके टाइम में भी वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स इज कि क्या मदरसा एजुकेशन सेक्युलरिज्म को वायलेट करता है या नहीं करता है. दिस इज वन ऑफ द जजमेंट्स. तो आने वाले एक महीने में एक्सप्लेन्ड पेज पे आपको ऐसे 7-8 और आर्टिकल देखने को मिलेंगे जिसमें कोई एक पॉइंट उठाया जाएगा और उसको पूरा डिटेल में बताएंगे जजमेंट क्या आई है. अभी ये जजमेंट आई नहीं है, तो हम इसको उतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि जब ये जजमेंट आ जाएगी आपको समझ आ जाए. मदरसाज होते हैं जिसमें इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है. सिमिलरली क्रिश्चियन एजुकेशन दी जाती है कॉन्वेंट्स में. सिमिलरली हिंदू या आर्य समाजी जो
पढ़ाई है वो दी जाती है गुरुकुल्स में या आर्य समाज स्कूल्स में, और सिख एजुकेशन दी जाती है गुरु सिख फुलवाड़ी स्कूल्स में। तो ये सारी रिलीजियस एजुकेशन है। तो किसी ने केस डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मदरसाज आर एंटीथेटिकल टू द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, कि भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती है वहां पे। तो अब पहले हम देखते हैं कि हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसने बोला था कि मदरसाज वैलिड नहीं होते। तो उन्होंने क्या 3 रीजन दिए थे, हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे आएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 पॉइंट दिए थे। पहला पॉइंट उन्होंने दिया था सेक्युलरिज्म का, कि भाई सेक्युलरिज्म का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन्स। तो अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी एक धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा है, देन दैट इज नॉट इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन्स। सभी धर्मों के बारे में पढ़ाओ, दैट इज एक्सेप्टेबल। कि भाई तुम मदरसा में सिर्फ इस्लाम के बारे में पढ़ा रहे हो, नहीं, थोड़ा सा हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाओ, थोड़ा सिखिज्म के बारे में पढ़ाओ। दिस इज द फर्स्ट रीजनिंग दैट दे गेव। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 वाला है, तो इससे हमने आर्टिकल 21 ऐड किया था 2002 में। कौन सी अमेंडमेंट से? 86th अमेंडमेंट से हमने आर्टिकल 21A को राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया था। तो उस राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वाज वायलेटिंग द राइट बाय डिनाइंग क्वालिटी एजुकेशन इन मॉडर्न सब्जेक्ट्स। राइट टू एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कहता कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ा दो, बस कुछ भी पढ़ा के भेज दो। दे से द एजुकेशन शुड बी ऑन मॉडर्न लाइन्स। तो अगर आप मदरसा में या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ धर्म पढ़ा के वापस भेज दोगे, तो भाई साइंस भी पढ़ानी है, मैथ्स भी पढ़ाना है, सोशल स्टडीज भी पढ़ानी है। तो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हाउ डू यू डिफाइन? तो डेफिनेटली मॉडर्न सब्जेक्ट्स यही है जो मैंने अभी बोले आपको। तो अगर ये नहीं है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट वायलेट हो गया। दैट मीन्स आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। तो वो बच्चे जो मदरसा में जा रहे हैं उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। कहने को तो उनको एजुकेशन मिल रही है, लेकिन सिर्फ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मिल रही है। मॉडर्न सब्जेक्ट कौन सिखाएगा उन्हें? सो बाय द टाइम दे आर आउट, लेट्स से ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, उन्हें पता ही नहीं कि मैथ्स कैसे होता है, साइंस कैसे होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। व्हाट इज दैट? इट्स नॉट मॉडर्न एजुकेशन। दूसरा लॉजिक ये दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तीसरा, कंफ्लिक्ट विद सेंट्रल लॉ, बेसिकली कंफ्लिक्ट विद यूजीसी एक्ट। अब मदरसा के केस में मदरसा बोर्ड बना होता है उस स्टेट में, जैसे लेट्स से पंजाब में है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, सेंटर का है सीबीएसई। ऐसे जिन जिन स्टेट्स में मदरसा है वहां पे मदरसा बोर्ड बना होता है। जैसे यूपी मदरसा बोर्ड बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो वो देता है जो डिग्री देता है या सर्टिफिकेट देता है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी एक्ट ये पावर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के पास हो सकती है, द पावर टू ग्रांट डिग्रीज। तो यानी कि सेंट्रल लॉ को वायलेट करता है। द पावर टू ग्रांट डिग्रीज कैन नॉट बी गिवन टू मदरसा बोर्ड्स। ये 3 ऑब्जेक्शंस लगाई थी हाई कोर्ट ने। तो अब इनको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। पूरे इंडिया में कुल मिला के 24,000 के करीब मदरसाज हैं, जिनमें से 14,000 के करीब सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हैं, एंड 10,000 आर इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो दिस जजमेंट विल डिसाइड कि ये सारे मदरसाज शट डाउन हो जाएंगे या चलते रहेंगे, और अगर चलते रहेंगे तो क्या इनमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे या नहीं होंगे। दिस जजमेंट विल अलोन डिसाइड दैट। और सीजीआई चंद्रचूड़ ने बोला ही है, यार हम रिव्यू करेंगे, हम पूरा का पूरा लॉ स्ट्राइक डाउन नहीं कर देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो पूरा मदरसा एक्ट ही स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये 3 रीजंस की वजह से पूरा एक्ट खराब है। बट सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आर यू गोइंग टू, जैसे वैसे तो बताते नहीं है जजमेंट से पहले, बट उन्होंने बोला कि इफ आई स्ट्राइक डाउन द एंटायर लॉ इट इज इक्विवेलेंट टू थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। ये एक इडियम होता है कि वो टब में बच्चे को नहला रहे थे, वो पानी फेंक रहा था, बच्चा भी साथ में फेंक दिया। मीनिंग देयर बाय कि आपने नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स को एलिमिनेट कर दिया, एसेंशियल कंपोनेंट भी चला गया बीच में। तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ मेकिंग द मदरसा एक्ट देन? कि आप एक्ट को अमेंड कर दो।
उसमें से वो प्रोविजंस हटा दो जो आपको अच्छी नहीं लग रही, बट डोंट स्ट्राइक डाउन द एंटायर लॉ। सो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो पूरा मदरसा एक्ट स्ट्राइक डाउन कर देंगे। एक्ट को रिवाइव किया जाएगा, एक्ट में एक सजेशंस की लिस्ट देगा सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इंट्रोड्यूस मॉडर्न सब्जेक्ट्स, है ना, क्या प्रॉब्लम्स हैं इनको, सेक्युलरिज्म, तो बोलेंगे कि बाकी रिलीजन्स का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ। अब वो फिर सबको करना पड़ेगा, सिर्फ मदरसाज को नहीं। तो अगर गुरुकुल में है तो आप सिर्फ गीता नहीं पढ़ा सकते, तो आपको थोड़ा सा गुरु ग्रंथ साहब की भी पढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा कुरान से भी कुछ टीचिंग्स पढ़ानी पड़ेंगी। सो इट हैज़ टू बी अ होलिस्टिक करिकुलम, जिसमें एक रिलीजन डोमिनेट कर सकता है लेकिन बाकी रिलीजन्स का थोड़ा जरूर पढ़ाना पड़ेगा। सो दैट कैन बी अ चेंज हेयर। सेकेंड, आरटीई एक्ट को वायलेट करता है, वो सिर्फ मॉडर्न सब्जेक्ट्स ना होने की वजह से है। तो मॉडर्न सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दो, कंपलसरी कर दो कि मदरसा बोर्ड तभी डिग्री दे पाएगा जब उसमें रिलीजन के अलावा मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज भी ऐड होंगे, ओनली देन इट हैज़ द पावर। और थर्ड, ये तो रेगुलेटरी है, दे दो पावर मदरसाज को, एक्ट अमेंड कर दो, गिव द पावर, स्टैट्यूटरी पावर टू द मदरसा बोर्ड टू गिव डिग्री, बात खत्म हो गई। एक एक्ट कह रहा है ना कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज देंगी, एक्ट को अमेंड करके बीच में लिख दो एंड ऑल्सो स्टेट मदरसा बोर्ड्स आर एम्पावर्ड टू ग्रांट डिग्रीज, फुल स्टॉप। कितनी बड़ी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट विल वेरी लाइकली कम आउट विद दिस रेंज ऑफ recommendations without striking the entire law. देन एक बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक है, मिशन मौसम के अंदर इंडिया एक क्लाउड चैम्बर बना रहा है। क्लाउड चैम्बर का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा ड्रम सा है, जैसे जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है इतना बड़ा एक ड्रम है बहुत बड़ा, जिसे इंडिया बना रहा है एट IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। यहां पे एक क्लाउड चैम्बर बनाया जा रहा है। सो थिंक ऑफ इट एज अ अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क में बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं जैसे, या बड़े बड़े सिमुलेटर्स होते हैं। तो एक बहुत बड़ा हॉल जिसके अंदर एक बहुत बड़ा ऐसे ड्रम शेप में है, जिसके अंदर आर्टिफिशियली क्लाउड जनरेट किया जा सकता है। उसके अंदर अब क्लाउड कैसे बनता है, थोड़ा मॉइस्चर होता है पानी में, थोड़े डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, उसके आसपास मॉइस्चर इकट्ठा होता है, वो ड्रॉपलेट बन जाता है, और जैसे ही मॉइस्चर बढ़ते 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 हवा ऊपर उठती है, मॉइस्चर 100% सेचुरेशन रीच करते ही बूंद नीचे आके गिरती है, उसे हम बारिश बोल देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हम इस कमरे में कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बनाया है, मतलब हम नहीं करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए उन्होंने बनाया क्लाउड चैम्बर। क्यों बनाया है, क्यों करवानी है तुम्हें एक कमरे के अंदर बारिश? एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अगर यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम ये चीज़ कर पाए तो हमें आगे चल के आर्टिफिशियल रेनफॉल करानी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड सीडिंग, एक प्लेन में भर के क्या भेजते हैं हम, क्या होता है जिससे क्लाउड सीडिंग होती है कि एक प्लेन में भर के हम वो चीज़ भेजते हैं, तो वो एक छोटा सा क्लाउड हमें कहीं भी दिख जाए उसके ऊपर स्प्रे कर देता है उसको, तो वो क्लाउड इतना बड़ा हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि वो बारिश कर देता है। व्हाट इज दैट? सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट। तो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करता है, यानी कि डस्ट पार्टिकल इतने इनफ नहीं है कि मॉइस्चर उसके आसपास इकट्ठा हो सके। पानी अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता, वाटर कैन नॉट स्टे ऑन इटसेल्फ इन द वाटर, इन द एयर। तो बीच में कभी देखा नहीं, जब बारिश बहुत देर बाद हो तो लेट्स से कोई गाड़ी है तो गाड़ी के ऊपर सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। द रीजन इज कि वो पानी तो रिलीज हो गया लेकिन मिट्टी भी तो आके गिरेगी साथ में, लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो साफ हो जाता है। सो अल्टीमेटली डस्ट पार्टिकल वो चीज होती है जिसके आसपास मॉइस्चर इकट्ठा होकर एक बूंद बनती है। इस केस में सिल्वर नाइट्राइट वो चीज होती है जिसके आसपास मॉइस्चर इकट्ठा होकर बूंद बन जाती है। सो सिल्वर नाइट्राइट हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग द मॉइस्चर और उससे बारिश हो जाती है। तो ऐसे ऐसे से और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम इस क्लाउड चैम्बर में कर पाएंगे। और प्रोजेक्ट मिशन मौसम हमारा क्या है कि हम एक बहुत क्लाइमेट प्रोन कंट्री हैं, एग्रीकल्चर हमारा कितना ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है। तो हमें अगर ये चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी से आ जाएं तो हम कभी बारिशें कम भी करा सकते हैं, कभी बारिशें बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा अनएथिकल लगता है सुनने में, लेकिन करना पड़ सकता है हमें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना एरेटिक हो चुका है। कभी बारिशें होती ही नहीं है, जब होने लगती हैं तो बाढ़ें आ जाती हैं। सो वी
may start tickling with or tinkering with rainfall pattern. और रेनफॉल, हेल और फॉग, ये चीजें हम क्रिएट भी करना शुरू कर सकते हैं कि ठंड ज्यादा नहीं पड़ रही तो धुंध जनरेट कर देते हैं थोड़ा सा। लेकिन वो सारे एक्सपेरिमेंट पहले हमें इस चैम्बर के अंदर करके देखने हैं एज अ स्टिमुलेटर। फिर हम डिटेल्ड गाइडलाइंस के साथ आएंगे कि यार इस शहर में हमने को धुंध कर देनी है, विच इज गुड फॉर सम क्रॉप्स। जैसे वीट को बहुत ज्यादा धुंध चाहिए होती है, एटलीस्ट 30-40 दिन दिसंबर जनवरी में, पर कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती है, तो हम पड़वा सकते हैं। सो वो सारे एक्सपेरिमेंट हम इसमें करेंगे। रूम में आप बनाया हो सकता है, इट इज पॉसिबल, हो सकता है ऐसा। ठीक है जी। दिस नॉलेज कैन बी यूज फॉर प्लानिंग वेदर मॉडिफिकेशन, तो हम मौसम को बदल पाया करेंगे इस इंफॉर्मेशन से। देन फाइनली लास्ट आर्टिकल है आपका बायोडाइवर्सिटी सीओपी। क्या थक गए? हाँ, 1992 में एक बहुत फेमस क्लाइमेट चेंज समिट हुई थी जिसको हम बोलते हैं रियो समिट, रियो डी जनेरो में हुई थी, और इसी को अर्थ समिट भी बोलते हैं। इस समिट में वो सारा ग्लोबल आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था जिससे हम आज क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिसके अंदर हर साल क्लाइमेट चेंज मीटिंग होती है। अभी कहाँ होनी है? अगले महीने बाकू, अजरबैजान की कैपिटल। तो ये तो सबसे मेन है। इसके अलावा कुछ और कन्वेंशन साइन हुई थी, जैसे कि यूएन सीबीडी, यूएन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो सबकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सबकी मीटिंग्स अलग अलग चल रही है। क्लाइमेट चेंज वाली तो सबसे मेन हो गई, हम बात करेंगे अभी इसकी। तो बायोडाइवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या मीटिंग जो है वो अभी चल रही है कोलंबिया में। तो उसमें 3-4 पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो ये कन्वेंशन 1992 में साइन की गई थी। दूसरा, अगर हम इन जनरल क्लाइमेट चेंज की बात कर ही रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी के लिए अलग से कन्वेंशन की क्या जरूरत थी? इन जनरल हम ये बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन जनरल सब उसमें सब कुछ आ जाता है। वाई वी नीड अ सेपरेट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कि प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना है हमने, बिकॉज वो उतना बड़ा इशू बन चुका है अब। वी आर इन विच मास एक्सटिंक्शन? सेवंथ या सिक्स्थ है? सिक्स्थ। वी आर इन द मिडस्ट ऑफ सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। पिछले 60 सालों में पूरी दुनिया की 40% के करीब बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इतनी तेजी से ये चीजें हो रही हैं। एक टेबल आया हुआ है, इट वाज रियली अमेजिंग। एक्सटेंट ऑफ थ्रेट 1 million is the number of species that are at risk of extinction in the next few decades. 10 लाख स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की आने वाले 10-20 सालों में बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। 75% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड। जंगल काटे जा चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, रोड्स, हाउसिंग या एग्रीकल्चर, पूरी दुनिया का 75% लैंड जो है वो ऑल्टर किया जा चुका है। और इसमें सबसे डरावना फैक्ट ये है कि जो बाकी 25% है वो कैसे बच गया है? बाकी 25% में से सिर्फ 3 या 4% है जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी साइट से आ जाती है। जो बाकी 20% है ना, वो एंटार्क्टिका है। वो एंटार्क्टिका है, बस वो बचा हुआ है, उसको भी गिन लिया हमने लैंड में। वहां पे तो बर्फ है, वहां क्या ही कर लोगे? So that means practically the entire area of the world has been altered. 400 million hectares of forest were lost between 1990 and 2020. 400 million, basically 40 करोड़ हेक्टेयर has been lost. ठीक है जी। और हर साल 10 मिलियन फॉरेस्ट जो है वो और ज्यादा लूज हम करते जा रहे हैं। अभी देखो कितना छोटा नंबर है, 1.5% से भी कम है। दिस इज द हाई सीज डिमार्केटेड एज प्रोटेक्टेड एरिया। कितनी सीज हैं पूरी दुनिया में? सीज एंड ओशन एरिया, उसमें इंटरनेशनल हाई सी कितना एरिया है? सारा समुद्री है, पूरा पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक है, लेकिन सिर्फ 1.5% एरिया है जो प्रोटेक्टेड है। बाकी सब में कुछ भी एक्सप्लोर हो रहा है पूरी दुनिया में। एंड
75 to 199 मिलियन टन्स, मिलियन है ये, मीट्रिक नहीं है, मिलियन टन्स इज द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक्स इन द वर्ल्ड ओशंस। 200 मिलियन टन प्लास्टिक है दुनिया के ओशंस में। आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं थोड़ा बहुत, इंस्टाग्राम फेसबुक टाइप, उस पे ना एक पेज है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर आप लोगों ने फॉलो करना है, उस पे बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं 30 सेकंड्स 45 सेकंड्स की, जिसमें वो सारे सॉल्यूशंस दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में कितने स्टार्टअप्स और कंपनीज हैं जो ये कचरा कैसे साफ करें, इन सब चीज़ों पे लगे हुए हैं। जैसे ओशन क्लीनिंग के लिए एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा नेटवर्थ से कंपनीज जनरेट की हैं जो कि ओशंस को क्लीन करने का चीज़ों पे काम कर रही हैं। जैसे रोबोट्स बना दिए हैं उन्होंने, एक बोट है जो रोबोटिक है, उसको समुद्र में छोड़ देते हैं तो वो जाती है 10-15 मिनट में पूरी के पूरा वेस्ट जो है उसको खींच के ले आती है। क्लीनिंग द ओशन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, उनका एक इनिशिएटिव है ओशन 5 करके, जिसमें कि वो ओशन क्लीनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो मच सो कि आज से 2-3 साल पहले उन्होंने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीता था और स्टेज पे आए, पहले उन्होंने ऑस्कर के लिए थैंक किया एंड देन सडनली स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उस स्टेज से। सो दैट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। तो अभी ये कॉन्फ्रेंस जो है ये चल रही है और इसमें एक चीज़ जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज 30-30। कहाँ गया? 30x30 टारगेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूएनसीबीडी में। क्या है 30x30? लैंड रिसोर्सेज 2030 तक हमें 30% एटलीस्ट पूरी तरह प्रोटेक्ट कर देने हैं। कमिटमेंट टू पुट एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन, जैसे ओशन अभी 1.5% पे हैं हम, तो हमें 2030 तक 30% ओशंस को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना है और लैंड को भी। और इसके अलावा जितना लैंड डिग्रेड हो चुका है उसको रिस्टोर करना है 30%। सो 30-30-30 तीन चीजें हैं। पहला 30 का मतलब है बाय 2030 हमें क्या करना है। सेकंड 30 का मतलब है 30% ऑफ लैंड एंड ओशंस टू बी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरियाज, जहां पे कभी कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, चाहे वहां पे कुछ भी मिल जाए। यानी कि एक बार अगर आपने बोल दिया कि ओशन का ये पैच अब प्रोटेक्टेड है, उसके नीचे बाद में पता चलता है कि यहाँ तो क्रूड ऑयल निकल आया जी, यहाँ तो ये निकल आया, यू कैन नॉट, इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होगी। और तीसरे 30 का मतलब है कि जितना लैंड और ओशन ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है उसमें से एटलीस्ट 30% शैल बी रिस्टोर्ड बाय 2030। तो ये 30-30-30 एजेंडा आपको याद रखना है एज फार एज यूएनसीबीडी इज कंसर्न। देन जैसे यूएनएफसीसीसी में हमारे कौन से टारगेट्स होते हैं? आईएनडीसी, हाँ, हर कंट्री के इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। वैसे यूएनसीबीडी के अंदर क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स, एनबीसैप, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स, एनबीसैप्स। तो यूएनसीबीडी की कुल मिला के 196 पार्टीज हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 196 कंट्रीज ने साइन कर रखा है इसे, लेकिन कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने अब तक एनबीसैप सबमिट किए हैं? ओनली 32। तो ये गड़बड़ है ना। यूएनएफसीसीसी के केस में सारी कंट्रीज ने अपने अपने आईएनडीसी सबमिट कर दिए हैं, इसीलिए वो इतनी सक्सेसफुल चल रही है। सो इन केस ऑफ यूएनसीबीडी only 32 out of 196 parties have submitted their NBSAPs, that is National Biodiversity Strategy and Action Plan। हमने भी अपना सबमिट किया हुआ है कि हम इतनी स्पीशीज को बचाएंगे। जैसे हम कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, वो पता नहीं कितने ही है स्टेट लेवल पे, तो हमें पता ही नहीं कि टोटल कितने हैं, बहुत सारे हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट चीता भी लॉन्च किया था हमने, हाँ जी, एलिफेंट वाला, लायंस के लिए, बहुत सारे हैं। तो उसके लिए बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, बट हमें बस गोल पता होना चाहिए। टारगेट्स ना भी पता हो तो ठीक है। जैसे गोल है कि हमें एनिमल स्पीशीज को बचाना है,
ये करने के लिए टारगेट्स होंगे कि इतने % एलोकेशन करना पड़ेगा, इतने नए टाइगर रिजर्व खोलने पड़ेंगे, इतने एरियाज जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऑल दीज आर द टारगेट्स। तो अगर इसको हमें सक्सेसफुल बनाना है तो 30-30-30 आपको ये एक चीज़ याद रखनी है CBD के बारे में, और दूसरा कि द नंबर ऑफ पार्टीज विद देयर NB SAPs हैज़ टू इंक्रीज। वैसे तो 196 ही हो जाए तो ऑफ कोर्स आइडियल सिचुएशन है, बट अभी बहुत कम है। तो यहाँ पे जो भी अग्री होगा दैट विल अगेन बी डिस्कस्ड एट UNFCCC, बिकॉज वो एक ओवर आर्किंग ट्रीटी है, तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करती, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की भी बात की जाएगी। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट 30-30-30 NB SAP। थर्ड पॉइंट है कि एक नया बायोडाइवर्सिटी फंड जो है उसको बनाने के ऊपर बातचीत चल रही है। देयर कैन बी अ न्यू सेटअप अ न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड। लेकिन अगेन बात कहाँ पे आके खत्म हो जाएगी, डेवलप्ड कंट्रीज ने पैसे देने हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, वो मानते ही नहीं है। सो वी नीड $20 billion every year till 2030। तो ये वो पैसे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग को देने हैं हर साल, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपने यहाँ स्पीशीज को बचाने के लिए कुछ कर सके। अब हमारे पास तो फिर भी ठीक ठाक पैसे हैं, हम हर साल 1-2 नए टाइगर रिजर्व बना देते हैं, हमारे पास उतना पैसा है। अब आप कल को सोमालिया को बोलो कि तुम बनाओ टाइगर रिजर्व और यहाँ पे 4 दीवारी कर दो, इसके अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, वो कहेंगे पैसे नहीं हमारे पास, हम तो खुद पायरेसी से पैसे कमा के लेके आते हैं। सो दे नीड मनी। सो ये वाली एक क्लाइमेट फाइनेंस पे आके बात जो है वो थोड़ी सी अटक जाती है। इन टोटल दे नीड $30 billion every year, and out of which $20 billion is to be given by developed to developing countries every year. Possibility of setting up a new biodiversity fund. So CBD में 30-30-30, NB SAPs and climate finance, ये 3 चीजें हैं जो आउटकम क्या निकलेगा हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा। And the same report will be discussed in the Azerbaijan conference next month. ठीक है जी, दैट्स ऑल। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कोई डाउट हो किसी को?